जोहार, जयमल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे ही नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश में राजनीतिक गठजोड़ बनाने की जो कवायद है वो बहुत तेज होती जा रही है। और इसी कवायद में एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आ रहा है, वो है वामन मेश्राम जी का। वामन मेश्राम साहब वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। इसके अलावा इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे एक नए रूप में, एक नए अंदाज में आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ वामन मेश्राम साहब बने हुए हैं। हम उनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कुछ सवाल करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है। मेश्राम साहब, सबसे पहले तो एमएन टीवी पर स्वागत है। आप बहुत बार अपने 9 अक्टूबर की लखनऊ में रैली की, इसके बाद आपने 14 नवंबर को इटावा में रैली की। इन रैलियों में और जितनी भी बार हमने आपसे बात की है, उस वक्त आपने प्रदेश में महागठबंधन बनाने की बात कही है और यह भी कहा है कि महागठबंधन बनाए बगैर बीजेपी को परास्त करना या हराना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में महागठबंधन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है? हर पार्टी को केवल अपनी ही पार्टी को प्रधानता रखकर काम करने का और उस काम करने की नीति की वजह से बीजेपी को परास्त करने की मुख्य नीति होनी चाहिए, इस पर काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक कारण बड़ा हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रो बीजेपी मीडिया है वो समाजवादी पार्टी के अंदर हवा भरने का काम कर रहे हैं कि आप अकेले ही बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, कुछ बड़ा गठबंधन करने की जरूरत है नहीं। और इसी वजह से वो लोग भी ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि हम ही विकल्प है। तो ये समझने की बात है कि आरएसएस और बीजेपी प्रो मीडिया समाजवादियों से ही हमारी लड़ाई है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। ऐसा करके समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। वो क्यों मदद करना चाहते हैं? मदद तो करना नहीं चाहिए। अगर लड़ाई है तो मदद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कह के वो मदद करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले समाजवादी की मदद क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे ये है कि समाजवादी के साथ अगर हमारी लड़ाई है, ऐसा अगर आरएसएस कैंप कहता है, तो उनको उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। कि हम तो हिंदू के पक्षधर है और समाजवादी मुस्लिमों के पक्षधर, और ऐसा उनका पुराना समाजवादी का रिकॉर्ड है। इस वजह से वो आरएसएस बीजेपी के रणनीतिक ट्रैप में समाजवादी पार्टी फंस रही है। ऐसा अभी तक के उनके बयानों से नहीं, व्यवहार से लग रहा है। और जितने लोगों के साथ उनका समझौता हुआ, किसी से भी उनका सीट शेयरिंग नहीं हुआ। केवल वार्ता करते हैं, सीट शेयरिंग नहीं हुआ, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और इससे बहुत सारे लोगों के जो वार्ता कर रहे हैं, उनके लोगों के अंदर भी ये आशंका है कि एक के गठबंधन होगा कि नहीं होगा, या समाजवादी पार्टी प्रचार हासिल करके अपने पार्टी को मजबूत करने का काम तो नहीं कर रही है। क्योंकि ये सारा जब चल रहा है तो जो टूट फूट करके लोग जो शामिल हो रहे हैं, न रालोद में हो रहे हैं, न ओम प्रकाश में हो रहे हैं, वो जो हो रहे हैं वो केवल समाजवादी में हो रहे हैं। इसलिए भी लोगों के मन में आशंका आ गई है कि इस प्रचार का फायदा समाजवादी लेकर अपने को मजबूत करके चुनाव नजदीक आते ही हमको धकिया मारने का काम तो नहीं करेगी। ऐसा भी उनके मन में आशंका आ रही है। या तो धकिया मारेंगे या तो बोलेंगे कि ठीक है 2 सीट ले लो, और 4 चाहिए तो 4 में से 2 सीट
हमारे सिंबल पर लड़ो। अल्टीमेटली उनको हाँ, तो हाँ, अल्टीमेटली तो ही मिलेगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये गठबंधन या महागठबंधन होने में रुकावटें आ रही है। जैसे बिहार में भी देखा, हाँ, बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक अछूत की बनी हुई है कि कोई भी जो मुख्य राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक बीजेपी है, समाजवादी है, बीएसपी है और ये भागीदारी मोर्चा वाली आरएलडी और अलग हाँ हाँ, तो ये कोई भी उनको अपने तरफ से पहल करके बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से अछूत हो गई है। ऐसे स्थिति में उनका ये कहना कि हम अकेले ही 403 पर लड़ेंगे, तो जो उनको वोट देने वाले लोग हैं वो भी चुनाव आते आते खिसक जाएंगे, परिस्थितियां उनके लिए और ज़्यादा विपरीत हो जाएगी। तो कांग्रेस को महागठबंधन के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मगर वो 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है और बहुत ज़्यादा सुलझे हुए लोग उनके पास में हैं, तो ज़्यादा सुलझे हुए लोग होने की वजह से शायद ज़्यादा समय लग रहा होगा, ऐसा लगता है। हाँ, जबकि हम लोगों के द्वारा उनको प्रस्ताव दिया जा चुका है कि महागठबंधन आपके साथ मिलकर बनाया जा सकता है और महागठबंधन को विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी होगी कि नहीं होगी वो कांग्रेस के साथ महागठबंधन होने के बाद में हाँ हो सकता है कि बाद में, और अगर मान लो उसके बाद महागठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी आती है तो फिर ये महागठबंधन नहीं रहेगा, ये विशाल महागठबंधन हो जाएगा। हाँ, उससे भी आगे मामला बढ़ेगा और फिर चुनाव होने भर की देर रहेगी, बीजेपी चुनाव के पहले हार जाएगी। बिहार में भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन बनाया गया था, छोटे छोटे जो बाकी दल थे, छोटे और मध्यम दल थे, उनको उन्होंने उस महागठबंधन में शामिल नहीं किया, उन्होंने केवल गठबंधन बनाया। उससे नाराज होकर कुछ दल एक तो बीजेपी में चले गए या उन्होंने अपनी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। तो क्या जिस तरह से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव इन्होंने एक रोल प्ले किया था, उसी प्रकार का रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज अखिलेश यादव कर रहे हैं? नहीं, वहाँ की परिस्थिति में तो हमें ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमको अपोजिशन में रहना है और बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था कि हम अपोजिशन में रहेंगे, सरकार आप बना लीजिए, इसके बदले में लालू जी को छोड़ दीजिए। ऐसा हुआ है। तो क्या लालू जी को छोड़ने के लिए इन्होंने हम अपोजिशन में रहेंगे और दूसरी एक बात और मदद करेंगे कि नीतीश जी को बीजेपी से कमजोर करेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव और लालू जी का बीजेपी और अमित शाह के साथ समझौता हुआ। अन्यथा जो पार्टियां उनके गठबंधन में थी, लोगों को लाना पड़ता है, वो पहले से थी, उनको उन्होंने धकिया मार कर निकाल दिया। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं थी। 15 के चुनाव में वहां पर महागठबंधन बनाया है, बनाया गठबंधन अपने से तोड़ दिया, जबकि गठबंधन बनाया जाने की कोशिश होती है, वहां बनाया तोड़ दिया। तो ये बगैर सोचे समझे या बगैर किसी प्लानिंग के तहत तो नहीं हुआ है। और अगर गठबंधन से बाहर गए हुए लोग हैं, अगर वो इनके साथ होते, सरकार इनकी होती। तो जो बात हमको समझ में आ रही है वो बात इतने दिन के मंजे हुए खिलाड़ी लालू जी या तेजस्वी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और नासमझी की वजह से इन्होंने गलती की, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वो ये बात ज़्यादा सही लगती है कि बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे ये समझौता हुआ कि
हम अपोजिशन में रहेंगे, सरकार आप बना लीजिए, हम अपोजिशन में रहेंगे, सरकार आप बना लीजिए, नीतीश को कमज़ोर करने की बात हम स्वीकार करते हैं और चुनाव में नीतीश को टारगेट करेंगे और नीतीश की सीटें कम करेंगे, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो लालू जी ने और तेजस्वी ने बीजेपी के साथ गुप्त समझौता किया और इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हमारा मानना है। उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी, जैसे बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है क्या? बीजेपी के साथ समाजवादी का गठबंधन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तरफ हो रहा क्या? इसका एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है कि ऐसी आशंका है कि ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग पर्दे के पीछे हो रहा है क्या? उसका एक सबूत ये है कि प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी के साथ ही लड़ाई है, ऐसा शो कर रही। जिना वाला जो बयान है वो भी, बयान भी जो है वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए बीजेपी को जमीन तैयार, उनको फायदा पहुंचा रहा है। जैसे आपने कहा कि आपने एक तो मतलब बिहार चुनाव के बाद हमने आपसे लंबी बातचीत भी की है और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वो जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू की लिंक जो बिहार चुनाव के बाद में हमने मेश्राम साहब का इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू की लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे तो कि ताकि आप उसे देखें और जो पर्दे के पीछे जो राजनीति हुई थी तेजस्वी और बीजेपी के बीच में, तो उसको आप समझ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे तेजस्वी ने लालू जी को बाहर निकालने के लिए वो समझौता किया था, ऐसा आपका कहना है, क्या मुलायम जी को अंदर डालने से बचाने के लिए ये यहां पर ऐसा हो सकता है? अब राजनीति में यहाँ कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और मुझे तो हैरान करने वाली बात है कि मुस्लिम लोगों का एक ग्रुप आकर ये बता रहा था कि बीजेपी के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग है समाजवादी का। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मुसलमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर मुसलमानों ने आकर हमको कहा और वो कुछ लॉजिक पेश कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सोचनीय है, विचारनीय है, विचारने के लिए ऐसी बातें। हाँ, आज़म खान को तो इसलिए दूर रखा जा रहा है क्योंकि वैसे भी हम पॉलिटिकल करियर जो है लास्ट में है उनका, और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से बचने के लिए सपा उस मुद्दे को या आजम खान जी को अलग रख रही है। बीजेपी ऐसा आरोप उन पर कर सकती है। अब चीजें तो उससे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब आजम खान से भी आगे चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जैसे लोग कह रहे हैं बीजेपी के साथ कोई उनका अंडरस्टैंडिंग बन रहा है जैसे बिहार में बना था। ये तो तर्क की बात है, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी का पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अगर इतिहास देखें तो उन्होंने एक बार कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था, एक बार बीएसपी के साथ में गठबंधन किया और उसका उनको कुछ ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखा। तो क्या इससे बचने के लिए, और 2012 की जब बात है विधानसभा चुनाव की, तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतकर उन्होंने सरकार भी बना ली, तो क्या ये वजह है कि सपा इन पार्टियों से परहेज कर रही है, उनको दूर रख रही है? उनका ऐसा कहना है कि गठबंधन से हमें फायदा नहीं हुआ है और टिकटॉक के रिजल्ट से तो ये दिखाई दे रहा है, मगर हमारा मानना ये है कि 22% और 22.5%, तो 44.5% वोट होते हैं दोनों के मिला करके, और जो 2 मिलते हैं तो जो फ्लोटिंग वोट है वो भी जुड़ जाता है 10-15%। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गठबंधन का निश्चित रूप से फ़ायदा होना चाहिए। इसके बावजूद भी फ़ायदा नहीं हुआ है तो उसका कारण उन पार्टियों ने आपस में वोट ट्रांसफ़र करने का काम नहीं किया है। ये बात उतनी सही नहीं है जितनी ईवीएम का रोल इसमें मेजर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ईवीएम ने मेजर रोल प्ले किया है। गठबंधन के बावजूद भी उनको सीटें फ़ायदा नहीं हुआ, उसका मेजर कारण ईवीएम है।
अभी आपने कल ही आपने कल परसों की बात है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का एक गठबंधन बनाया है, 31 दल उसमें शामिल है, और आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अन्य और भी दलों से बात हो रही है और अन्य दल भी आपके साथ में आ रहे हैं। तो उसके बारे में बताइए कि कितने दल है, कौन से दल है और उसके मुद्दे क्या है। टोटल जो है वो 31 दल जो है 31 दलों तक का संपर्क है और उन्होंने इसको ज्वाइन करने के लिए हामी भरी है। मगर कुछ लोगों के चुनाव की वजह से फील्ड में कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो इनकी सब लोगों की मीटिंग 2-3 बार होगी और ये लगभग 31 दल हो सकते हैं अभी आंकड़ों के अनुसार। कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और एक आध दो कम भी हो सकता है। वो जो हमारे पास अभी प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार तो हमारा विश्वास है 31 होगा। तो इस हिसाब से हम 31 दलों को साथ में ले करके ये गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में 3 प्रकार के राजनीतिक दल है। एक छोटे दल है, एक मध्यम प्रभाव क्षेत्र रखने वाले दल है और एक पूरे राज्य स्तर पर 403 विधानसभा में प्रभाव रखने वाला दल है जिसका नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है। तो इस तरह के दल होने की वजह से ये असरदार गठबंधन हो गया है और ये महागठबंधन का पहला स्टेप है। ये महागठबंधन बनाना चाहते हैं। महागठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ भी बना सकते हैं, महागठबंधन कांग्रेस के साथ भी बना सकते हैं। तो जिसके साथ पहले गठबंधन होगा उसका पहले घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब समय है नहीं अभी, तो इसलिए वार्ताएं चल रही है। तो दोनों के साथ वार्ताएं चल रही है, जिसका पहले घोषित होगा वो कर देंगे। नहीं तो हमारे पास ये 31 पार्टी का गठबंधन है, 403 लड़ेंगे। ये एक विकल्प है, लास्ट विकल्प। अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो 31 पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ेगा, 403 में लड़ेगा। 403 में लड़ेगा। फिर नहीं, 31 पार्टी के लोगों को 403 लड़ना आसान काम है। मान लो एक एक दल को 10-10 भी लड़ते तो साले 310 हो जाते हैं। वैसे तो बहुजन मुक्ति पार्टी को कम पड़ जाएंगे। तो ये संभावना जो है महागठबंधन के लिए वार्ता चल रही है और वार्ताएं जो है वो कुछ हद तक ऐसे कहा जा सकता है कि महागठबंधन बनने जा रहा है। उसमें मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल है, अलग अलग नंबर का मुद्दा जो है बीजेपी को सेमीफाइनल में परास्त करना, ताकि 2024 में बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परास्त किया जा सके। इसके लिए अभी से काम करेंगे, अभी से काम करेंगे। अब आप अपने भाषणों में और कई सालों से हम आपको देख रहे हैं, तो आप खुद को एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर आपने खुद को पेश किया है। राजनीति पर आप बात करते हैं लेकिन कहते हैं कि मैं गैर राजनीतिक हूं और मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं। लेकिन अभी ये 31 दलों का जो आपने गठबंधन बनाया है, आप खुद को गैर राजनीतिक कहते हैं और फिर 31 दलों के राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है वो किस प्रकार से? ये एक रणनीतिक बदलाव है कि ये जो दल है, ये दल चाहते थे कि हम नेतृत्व करें। संवैधानिक रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप करना ये कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं है। अभी 3 रास्ते हमने काम करने के लिए तय किए हैं। 1, सड़कों पर जन आंदोलन करना। 2, राजनीतिक हस्तक्षेप करना। 3, सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़े मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना। ये तीनों संवैधानिक रास्ते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप करने का काम करने के हद तक हम ये काम कर रहा हूं। मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, लड़वा रहा हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। गठबंधन का नेतृत्व उन लोगों ने मेरे ऊपर दिया
क्योंकि उनको लगता है कि हमको आधार बनाकर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। उनको ऐसा लगता है तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार है। हमारी भूमिका ये है कि हमारे लोगों की आवाज़ राजनीति में प्रभावशाली हो, हस्तक्षेप करने लायक हो। तो हम गैर राजनीति की है, मगर बाहर रहकर समर्थन कर रहे, और ऐसा प्रिंट में भी हम लोग लिख रहे कि हम बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करने के लिए ये रैली कर रहे हैं। और अभी 18 मंडलों में जो रैलियां करेंगे और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसमें 31 दल शामिल है, उसका समर्थन करने के लिए रैलियां करेंगे और उनको हर संभव मदद करेंगे। अभी तो आप जिस तरीके से मीडिया वालों ने, हमारी प्रिंट मीडिया वालों ने खबरें नहीं छापी, इससे तो हमें यही लगा कि ये जो हमने बनाया वो बहुत सारे लोगों का खेल बिगाड़ने का काम करने का, बहुत सारे लोगों का खेल बिगाड़ने का काम करने वाला है। मगर मान लो कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर महागठबंधन हो जाता है तो ये तो महागठबंधन घोषित होने के दूसरे दिन से उत्तर प्रदेश में विकल्प खड़ा हो जाएगा और तीव्र ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी हर हालत में चुनाव हार जाएगी। मान लो समाजवादी के साथ नहीं होता है, अगर कांग्रेस के साथ होता है महागठबंधन, तो महागठबंधन होते ही विकल्प खड़ा हो जाएगा। और कांग्रेस के साथ महागठबंधन हुआ तो फिर लड़ाई बीजेपी और समाजवादी की नहीं होगी, फिर ये महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई होगी। और मुसलमानों को हम एक महागठबंधन का विकल्प देने में कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान ये चाहते हैं कि बीजेपी को परास्त करने के लिए विकल्प खड़ा किया जाए, तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए मैं गैर राजनीतिक रूप की रहकर लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। अरे यार, ये वामन मेश्राम को एमएलए की सीट भी नहीं चाहिए, वामन मेश्राम को एमपी की सीट भी नहीं चाहिए, उसको राज्यसभा पर भी जाना नहीं है, उसी के हिस्से का हमको ही मिलने वाला है। तो सब लोगों को लगता है कि हाँ, वामन मेश्राम हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है, सुटेबल है ऐसा लोगों को लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको मदद करते। हमारा इसमें स्वार्थ ये है कि हमारे समाज की, वंचितों की, मजलूमों की, जिनकी प्रताड़ना होती है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, उसकी आवाज विधानसभा में गूंजेगी। बीजेपी को परास्त करना मात्र मकसद नहीं है, इन वंचितों और मजलूमों की सरकार बनाना भी मकसद है। जैसे कांशीराम साहब बामसेफ के फाउंडर मेंबर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बीएसपी बनने के बाद उन्होंने बामसेफ के पद से त्याग कर दिया और वो सक्रिय रूप में राजनीति में दिखाई दिए। आप भी गैर राजनीतिक है, लेकिन अभी राजनीतिक दलों के कहने पर आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या भविष्य में ऐसा देखने को मिलेगा, चूंकि आप भी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, मैं अभी इतने ही सीमित रोल में राजनीति करने का काम और राजनीति में हस्तक्षेप करने के काम में मैं अंतर कर रहा हूं। तो मैं राजनीति करना और राजनीति में हस्तक्षेप करना, ये दो बातों में मैं फर्क कर रहा हूं। तो मैं हस्तक्षेप करने के काम में प्रवेश कर रहा हूं। अगर भविष्य में परिस्थिति ऐसी बनती है तो नहीं, हस्तक्षेप करने के हद तक ही मैं अपने आप को रखूंगा। उसके बहुत सारे कारण हैं जिस पर मैं आज बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी काशीराम जी कहा करते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, उस समाज की प्रभावशाली राजनीति नहीं कर सकते। तो अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है जितनी स्ट्रांग होने के बाद में हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से राजनीति कर सकते हैं। तो मैं अभी वो काम 10 साल में मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो और वो जन आंदोलन जैसा कांग्रेस ने आज़ादी के लिए किया था वैसा खड़ा हो जाएगा। तो उससे हम लोगों को फिर अभी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी जो है 19% है और बहुत बड़ा वर्ग है जो राजनीति पर प्रभाव डालता है। बीजेपी की जहां तक बात है, कहा जाता है कि आमतौर पर यह माना भी जाता है कि बीजेपी की राजनीति मुस्लिम विरोध पर खड़ी है, लेकिन अभी जो 19% जो मुसलमान है उसमें भी ज़्यादा संख्या वाले पिछड़े मुसलमान हैं जो ओबीसी की लिस्ट में भी शामिल है। तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपने साथ में जोड़ने के लिए बीजेपी अभी सक्रिय हो गई है। उन्होंने लगभग 6,500 से ज़्यादा बूथ चिन्हित किए, आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो कैसे माना जाए
रहा है कि बीजेपी की पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध पर खड़ी है, जबकि वो उनको साथ में लेना चाह रही है। पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम लोग हैं वो राजनीतिक रूप से जागृत लोग नहीं है। राजनीतिक शऊर होना, राजनीतिक समझ होना, जिनके पास ये समझ हो जाता है वो बीजेपी के झांसे में नहीं आता है। तो उन्होंने मुसलमानों के पिछड़े लोगों को आइडेंटिफाई किया। उसकी वजह ये है कि ये राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व लोग नहीं है, उनको झांसे में लिया जा सकता है। ये बीजेपी सोच रही है, बीजेपी का सोच गलत नहीं है, उसको झांसे में ले सकते हैं। आपकी तरफ से उन पिछड़े मुसलमानों को जोड़ने के लिए? हम पिछड़े मुसलमानों का तो हमारे लिए बड़ा एजेंडा है। पिछड़े मुसलमानों के साथ न्याय होना चाहिए। पिछड़े मुसलमानों को मंडल कमीशन के अंदर पिछड़े मुसलमान आइडेंटिफाइड है और उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने की व्यवस्था है संविधान में, तो उनको देने का हुआ है। मगर चूंकि वो सारे 3743 जातियों के साथ उनको दिया गया है, इसलिए उनको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। हम लोगों को जब अवसर मिलेगा तो हम इसका वर्गीकरण करेंगे, A, B, C, D, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्चर 4, ऐसा बनाकर शेड्यूल एक ही रहेगा, OBC। मगर संख्या के आधार पर गिनती करके इनको आइडेंटिफाई करके 27% में लोगों को शेयर दिया जाएगा, तो बैकवर्ड क्लासेस को फायदा होगा, तमाम बैकवर्ड क्लास को फायदा होगा। अभी जो रोहिणी कमीशन बना है, उन्होंने जो प्राथमिक आंकड़े घोषित किए हैं उसके अनुसार 0% प्रथम श्रेणी के अधिकारी है MBC के। तो ये तो बड़ा 75 साल की आज़ादी में 0% होना, ये ऐसे हालात में फिर देश महान कैसे होगा? इसलिए मैं कहते रहता हूँ, देश का विकास और देश में रहने वाले लोगों का विकास, ये दो बातें अलग है। देश का विकास तो हो रहा है, मतलब इतना विकास हो रहा है कि ऊपर से रेल जा रही है, उसके नीचे 4 लेन बन रहा है एक ही पिलर पर। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्रिज ओवर ब्रिज के ऊपर ब्रिज। तो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं हो रहा है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश महान बनने की संभावना नहीं है। और जब ये निचले स्तर के लोग महान बनेंगे तो जो पहले से हजारों सालों से महान बने हुए लोग हैं वो नहीं चाहते कि निचले लोग भी महान बने। और निचले स्तर के लोग जब तक महान नहीं बनेंगे तब तक देश महान बनने की संभावना नहीं। एक हमारा ट्रस्ट इस पर है, हमारा ट्रस्ट इन लोगों के लिए, इन बैकवर्ड लोगों के लिए है, तमाम प्रकार के बैकवर्ड, मतलब मुसलमानों के भी बैकवर्ड। सामाजिक न्याय जिसको कहा जाता है तो वो यही है। एक आखिरी सवाल है इस चर्चा को वाइंड अप करने के लिए। आपने बहुत बार जिक्र किया कि अखिलेश यानी सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ, एक तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ में आप गठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ में गठबंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन यही अखिलेश यादव है जिन्होंने विधानसभा में, विधान भवन के अंदर ही पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल था वो फाड़ दिया था। कांग्रेस के बारे में आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, आपने ही बहुत सारा कांग्रेस के बारे में प्रचार किया है। तो ऐसे में ये दो ही लोग क्यों, या इनके साथ गठबंधन बनाने से क्या नुकसान राजनीतिक या सामाजिक जैसी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर? कांग्रेस के साथ काशीराम जी ने गठबंधन किया था, काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था, कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे। काशीराम जी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, समाजवादी पार्टी के साथ भी काशीराम जी ने गठबंधन किया था, तो हम कोई नई बात तो कर नहीं रहे। इसी वजह से उन पर अवसरवाद का भी आरोप लगा। देखो, मैनेजमेंट में तो अवसर का उपयोग करना अच्छी क्वालिटी मानी गई है, अच्छी गुणवत्ता मानी गई है कि जो लोग अवसर का उपयोग नहीं करते हैं, मैनेजमेंट थिंकर कहते हैं गधे लोग हैं। मैनेजमेंट थिंकर कहते हैं जो अवसर का फायदा नहीं लेते हैं वो गधे लोग होते हैं। सारे दुनिया की एक्सपर्ट मैनेजमेंट थिंकर ये कहते हैं। तो अवसरवादी ये कहना, एक दृष्टिकोण से मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में अवसर को, काशीराम जी तो इससे भी आगे बढ़ के क्या कहते
कि मैं तो अवसर का फायदा लेने का पक्षधर हूं, अगर अवसर नहीं तो मैं अवसर पैदा करने के लिए कोशिश करता हूं, फिर फायदा लेता हूं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी गठबंधन बनाया, ये गठबंधन की खबरें मीडिया वालों ने नहीं छापी, सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और इस वजह से खबर तो उनके पास पहुंच गई है, मगर प्रिंट मीडिया वालों ने खबर नहीं छापी। इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ये खेल बिगाड़ू मामला है और कई लोगों का खेल बिगाड़ेगा। ये खेल केवल बीजेपी का ही खेल बिगड़ेगा ऐसा नहीं, कई लोगों का खेल बिगड़ सकता है इसमें। ये जब चर्चा हुई तो आपके कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज गया कि कांग्रेस के साथ में आप जाना चाहते हैं या गठबंधन हो सकता है भविष्य में, तो उनकी तरफ से भी ऐसे कुछ सवाल आए होंगे, उनकी तरफ से भी कुछ चर्चा हुई होगी। वो सवाल ये है कि भाई आप कांग्रेस के विरोध में बोलते रहे हैं, तो हमने कहा है कि ये सवाल थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए। हमारा ये सवाल है कि बीजेपी को परास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश में। हाँ, करना चाहिए। जब तुम खुद चाहते हो बीजेपी को परास्त करना, तो शैतान को परास्त करने के लिए या राक्षस को परास्त करने के लिए छोटे मोटे बदमाशों को तो साथ में रखना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे आपके भाषणों में या आपकी विचारधारा में कोई बदलाव? हम अपनी विचारधारा में कोई परिवर्तन करने वाले नहीं है, क्योंकि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम गठबंधन बनाएंगे, जिसमें आपकी विचारधारा। हाँ, मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हमारी भी मुद्दे होंगे। तुम्हारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा हमारी विचारधारा है, तो हम अपनी विचारधारा लेकर चलेंगे, आप अपनी विचारधारा लेकर चलो। कांग्रेस के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया था, काशीराम जी ने, उन्होंने तो कोई विचारधारा का त्याग नहीं किया। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तो उन्होंने कोई विचारधारा का त्याग नहीं किया था। कोई भी पार्टी गठबंधन करती है, हाँ, देखो एक बात है, समझौता एक अलग चीज है और गठबंधन एक दूसरी चीज है। हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं ना, हम गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन का मतलब होता है सामने वाले पार्टी भी तो आ रही ना, तो ये हमको ही क्यों पूछा जा रहा है? अरे उनको पूछना चाहिए, राहुल जी वो तो कांग्रेस के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, उनके साथ आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो उनको भी पूछा जाना चाहिए। तो जब वो गठबंधन करने के लिए तैयार हो सकते हैं, मान लो, तो वो उसका कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह क्या है? भी हम मिलकर ही बीजेपी को परास्त कर सकते, ये है कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को आधार बनाकर गठबंधन बनाया जा रहा है और इसको आधार बना करके गठबंधन हो रहा है। गठबंधन हो रहा है तो कुछ उनको छोड़ना होगा मुद्दे, कुछ हमको छोड़ना होगा, कॉमन बनाना होगा, ताकि सब लोग मिलकर बीजेपी को परास्त कर सके। ये तय, मान लो कांग्रेस के साथ अगर हमारा गठबंधन हुआ, भी समाजवादी के साथ अगर हमारा गठबंधन हुआ, तो ये गठबंधन नहीं रहेगा, ये महागठबंधन हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन तो बन चुका है। तो महागठबंधन होगा और महागठबंधन होगा तो बीजेपी का परास्त होना चुनाव के तारीख के समय नहीं, दूसरे दिन से परास्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर समाजवादी के हो गया तो दूसरे दिन हम मुख्यमंत्री ऐलान कर देंगे कि अखिलेश मुख्यमंत्री है, और अभी से लिख लेना। उस समय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था काशीराम जी ने झंडा लेकर। अभी हम झंडा लेकर घूमेंगे, हम झंडा लेकर घूमेंगे तो नॉन यादव लोग जो है हमारी वजह से समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए राजी हो जाएंगे कि हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए कोई है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो कांग्रेस के साथ जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है, यूपी में कमजोर हो सकती है, मगर पार्टी तो अभी भी नेशनल लेवल की है। उसके आज भी 54 मेंबर पार्लियामेंट है, दूसरे नंबर की पार्टी वही है, और 4-5 राज्यों में अभी भी उनके मुख्यमंत्री है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो गई गुजरी पार्टी है, ये कहना गलत बात है। मैं उनके प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये रियलिटी है, वो बता रहा हूं। ये थे वामन मेश्राम साहब। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तमाम उन्होंने बातें कही है। समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन बन सकता है उनका, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन बन सकता है, और ये गठबंधन विचारधारा का नहीं होगा, राजनीतिक होगा। और वे गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है,
और राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और वो भी बीजेपी को हराने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म हो रही है और जैसे जैसे और नई जानकारी आएगी हम आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। देखने के लिए MN टीवी को देखते रहिए।